हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट्स। कनाडा को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के। अभी जो रीसेंट पास आउट है जो कनाडा जाना चाहते हैं, और जो बच्चे कनाडा से रिफ्यूज़ हैं फिर भी दोबारा प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। जैसे हम 7 सवाल लेके आए हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश बंसल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं सर पहले सवाल से कि 2024 के अंदर और 2025 में वीजा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने वीजास देने हैं? सबसे पहले चीजें हमने समझनी है। अगर जो पिछले साल जो उन्होंने 2024 का कोटा था वो 3,60,000 वीजा का था, अब 2025 का इनका कोटा है 4,37,000 स्टूडेंट का। हाँ जी। तो इससे ये है कि इनको जो पिछला 3,60,000 का कोटा था, उनको लगा कि यार लोगों ने नेगेटिविटी में ज्यादा ले गए और लोगों ने एप्लीकेशन कम लगाई। हाँ जी। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं लोग कनाडा को लेके, इस करके उन्होंने थोड़ा कोटा बढ़ाया, अभी लोग थोड़े पॉजिटिव हो जाए एप्लीकेशन लगाए अपनी। हाँ, ये चीज थोड़ा शो करने की कोशिश करी इन्होंने। नेक्स्ट जो सवाल ये है सर कि आज के टाइम पे कनाडा को क्यों चूज करें? बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, यूएसए भी है, यूके भी है और शेंगन कंट्रीज हैं, इनमें क्यों ना जाएं? कनाडा क्यों चूज करें? यूके एप्लीकेशन लगाते हैं तो सेटलमेंट 7-8 साल लग जाते हैं, इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होती। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन 50% 60% बच्चे परफेक्ट ही नहीं होते वहां की एप्लीकेशन के लिए। हाँ जी। न्यूजीलैंड में पार्ट टाइम अर्निंग कम है, लोग ऑस्ट्रेलिया को देख के वहां की एप्लीकेशन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा टफ एप्लीकेशन होती है न्यूजीलैंड की। यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे भी ट्रंप ने हालांकि बोला कि सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हो, पर मेरे को लगता है कि कनाडा में ज्यादा आसानी से सेटलमेंट हो सकती है। वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को वो सेटलमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ जी। ये मेरा मानना है। तो कनाडा की तरफ आज भी एप्लीकेशन करनी चाहिए। जो लोग थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं उनको नहीं होना चाहिए नेगेटिव। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे कि आज के टाइम पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है सर जो फ्यूचर के अंदर सेटलमेंट को बढ़ावा देगा? इसको लेके हालांकि हम हमेशा ही बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अगर आपका बच्चा चाहे आर्ट्स और चाहे आपका बच्चा कॉमर्स का भी है, या तो बच्चे को भेजना ही नहीं है आपने, ठीक है, और दूसरा बच्चा है उसको नहीं भेजना जो बच्चा कहता है मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे को काम करने के लिए जाना। कई बार पेरेंट्स की भी ये सोच होती है। हाँ जी सर। आपका बच्चा सेटल तभी हो सकता है जब वो वहां पे स्टडी करेगा। नंबर 1, वीजा रिफ्यूज होना अच्छा होता है। खराब प्रोग्राम के अंदर 50 लाख रुपए माँ बाप के लग जाते हैं, अगर 40 लाख 30 लाख रुपए लग जाते हैं पूरी स्टडी में। अच्छी स्टडी लेनी बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। कोई आप नकली सा प्रोग्राम नहीं लेके जा सकते। स्टेम प्रोग्राम लेने हैं बच्चों ने। प्रोग्राम्स की बात करते हैं। स्टेम प्रोग्राम में जैसे इलेक्ट्रिकल, कोई सिविल, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई कंप्यूटर साइंस, वहां पे कंप्यूटर साइंस का काफी स्कोप है। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप लेते हो, कोई ट्रेड का कोर्स ले लेते हो आप, कोई एग्रीकल्चर प्रोग्राम बच्चा ले लेता है, ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम ले लेता है। अगर ये प्रोग्राम भी बोल रहा हूँ, आने वाले जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की बारी होएगी उसमें से कुछ प्रोग्राम लिस्ट में से निकल सकते हैं। इसमें से भी हमने बड़ा प्लान करके लेने हैं प्रोग्राम, और जिसमें थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट भी हो। कई बार हम सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी के चक्कर में वो प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। सही प्रोग्राम में जाना है, और आपको क्या करना चाहिए, बड़ी एडवांस प्लानिंग कर देनी चाहिए जब बच्चे की एप्लीकेशन करना चाहते हो। हाँ जी। नेक्स्ट जो सर कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जो बच्चे अभी जाना भी चाहते हैं जो रिसेंट पास आउट हैं। एक होता है सर PAL, पाल, और एक टाल। इनके बारे में बहुत कम पता होता है सर, इसके बारे में बताइए सर, क्या चीज़ है? पाल और टाल क्या होता है? अगर आप प्रोविंस में जा रहे हो तो वहां पे पाल अटेस्टेशन लेटर लगेगा। ठीक है सर। 10 प्रोविंस है पूरे कनाडा के अंदर। ओके सर। अगर आप टेरिटरी में जा रहे हो, 3 टेरिटरी है वहां पे पूरे कनाडा के अंदर, तो अब आपको टाल लगेगा, यानी कि अटेस्टेशन टेरिटरी से आपको अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ता है। ये है इसका सिर्फ मतलब, और कुछ नहीं है इसका। अगर एक बार रिफ्यूज हो गया, आपकी एप्लीकेशन हो जाती है, तो आपको ये पाल या टाल भी दोबारा लेना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ती है, नई एडमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि जो पिछला चांस था आपका खत्म हो चुका है, और जब आप एप्लीकेशन अपनी लगा रहे हो एम्बेसी के अंदर, तो ये भी चेक करना होता है कि कहीं मेरा पाल या टाल की एक्सपायरी तो नहीं आ गई।
कहीं एक्सपायर टाल के साल लगा दी एप्लीकेशन, तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तभी एप्लीकेशन लगेगी आपकी। तो इस चीज़ का ध्यान देना होता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे सर। एक होता है PSWP, इसके बारे में भी थोड़ी सी कम नॉलेज होती है बच्चों की कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे इसको अप्लाई करना होता है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में बताइए सर। PSW क्या होता है जी? पहले इन्होंने बोला था भी हम पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के अंदर PSW देंगे, हाँ जी, पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, हाँ जी, मार्क कार्नी आ चुके हैं, उन्होंने बोल दिया भी जो मर्जी स्टडी लो, हम आपको वर्क परमिट देंगे स्टडी के बाद। हाँ जी, पर हमने करना क्या है, एक तो प्रोग्राम पे फोकस करना है। पहले तो ये चीज का ध्यान रखना है, वो अगली चीज बताता हूं आपको। PSW पहले आप आगे बात करते हैं, जो हमारा सवाल है उस पर आते हैं पहले। बिल्कुल सर। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी से चाहे बैचलर डिग्री करी, चाहे मास्टर डिग्री करी, चाहे उसने PhD करी है, तो उसको CLB बोलते हैं, CLB 7 लेना पड़ेगा उसको, और या उसको क्या करना पड़ेगा, NCLC। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, ये भी 7 लेना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा। या फ्रेंच में और इंग्लिश में दोनों तरह की स्टडी के अंदर हो जाता है। अगर आप फ्रेंच कर लेते हो तो उसकी आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, उसके एडिशनल आपको पॉइंट मिलते हैं। बिल्कुल सर। उसके बिना आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। आइलेट्स के लेवल 6 के बराबर होता है CLB 7 मान के चलो आप, है ना। सेकंड एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप कॉलेज से पढ़ रहे हो, कॉलेज से आपने चाहे किया डिप्लोमा, चाहे करी बैचलर डिग्री, तब आपको लेवल CLB या NCLC का लेवल 5 करना होता है फिर आपको। तो ये डिफरेंस है एक। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यार, सेटलमेंट के ज्यादा चांस है, ये भी डिफरेंस है एक चीज का। बिल्कुल सर। ओवरऑल जो बात है सर, हम कनाडा पे कर चुके हैं, इसका जो मेन मोटिव है कि कनाडा क्यों वीजा देगा आज के टाइम पे सर इंडियंस को? हाँ, ये चीज बड़ा अच्छा सवाल है ये। हाँ जी। कनाडा वीजा इस करके देगा इंडियंस को, नंबर एक तो क्या है कि कनाडा की जो एरिया है इंडिया से 3-4 गुना बड़ा है। हाँ जी। उसकी बहुत सारी ऐसी प्रोविंस है आज भी वहां पे, जो वहां का इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्टूडेंट के बेस पे चलता है। यानी कि वहां पे जो वहां के जो लोकल सिटीजन है ज्यादातर वो 45+ एज होती है, जैसे इंडिया में। हाँ जी। छोटी एज के लोगों को कहते हैं, ये यंग लोग ज्यादा है यहाँ पे इंडिया में। दूसरा, एक स्टूडेंट को बुलाने का क्या होता है, स्टूडेंट से जो इनकम होती है वो बहुत बड़ी इनकम है उनकी, फर्स्ट नंबर 1 पे या नंबर 2 पे इनकम है ये बड़ी। हाँ जी। एक जो स्टूडेंट जाते हैं वो क्या होगा कि वो एक तो फीस पे करेगा, जो लोकल स्टूडेंट तो 5th पार्ट फीस देता है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट 5 गुना फीस देता है। और जो लोकल स्टूडेंट होते हैं उसमें भी कई बार लोन करा लेते हैं। वो भी कहते हैं जब मेरी जॉब लगेगी किश्तों में पैसे दूंगा मैं। तो यानी कि जो सारा सिस्टम चलना है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के बेस पे ज्यादा चलना है। और उसके बाद क्या करेगा, वो जॉब करेगा तो उसको कम पैसे में भी एम्प्लॉय की जो शॉर्टेज है वो पूरी होती है उससे। दूसरा एक बेनिफिट क्या मिलता है कि वो जो शॉपिंग करेगा बाजार से जाके, उससे भी एक सर्कल चलना शुरू होता है। जो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं वो टिकट लेंगे, वहां जाके डोमेस्टिक भी फ्लाइट पकड़ेंगे, और उससे वो वहां पे शॉपिंग करेंगे और खाना पीना खाएंगे और कई तरह के खर्चे करेंगे। उससे क्या होगा कि सिस्टम चालू हो जाता है वहां का। बिल्कुल सर। नहीं तो वहां पे लोग खाली बैठे हैं, कुछ 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं नजर आते। तो मतलब सिस्टम क्या होता है कि वो चीजें सारी ऐसी होती हैं जैसे कर्फ्यू लगा होता है। नॉर्मली पॉपुलेशन कम है ज्यादातर एरिया में। और इसका एक और नेक्स्ट मैं लास्ट बोलूंगा चीजें, USA से क्या हो रहा है कि उनका थोड़ा सा लोगों के मन में भी आ रहा है, USA से लड़ाई लड़नी है हमने। USA से लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक इनकम बड़ी ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी जो बंद कर चुके थे, और उसका साधन है स्टूडेंट। इमिग्रेंट। अगर बहुत ज्यादा वो नेगेटिविटी लेके आएंगे तो उससे स्टूडेंट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और लोग एप्लीकेशन नहीं लगा रहे कनाडा की। तो उनको समझ आ गई कि उनसे लड़ाई लड़नी है, तो जो स्टूडेंट से जो एक सर्कल घूम रहा था बहुत ज्यादा, हालांकि वो सर्कल ज्यादा बड़ा घूम रहा था, अब इतना घूमने के चांस भी नहीं है, लोग एप्लीकेशन इतनी करना भी नहीं चाहते, डर रहे हैं अभी कनाडा नहीं जाना चाहिए। तो जो अब स्टूडेंट एप्लीकेशन करेंगे और प्रोग्राम की तरफ स्पेशली फोकस करेंगे, वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाएंगे। किसी भी कंट्री में जाओगे परेशानी है, हर जगह ही है। किसी भी बच्चा कंट्री में जाएगा वहां परेशानी 100% है। हम उन परेशानियों को लेके थोड़ा सा उससे बाहर निकलेंगे, उसको उनसे निकल के अपनी प्रॉपर स्टडी करेंगे
और फ्यूचर में और अपनी कैसे परमानेंट रेजिडेंसी होनी, उस पर हर टाइम उस पर फोकस करेंगे, तो फ्यूचर में हम सेटलमेंट की तरफ भी जाएंगे। धीरे धीरे हमारी एक अर्निंग अच्छी होगी, एक अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी, वहाँ तक जाएंगे हम। बिल्कुल सर ने बहुत से अपने वैल्यूएबल सजेशन दिए कनाडा को लेकर। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, सिंपल कॉल भी कर सकते हो आप, या हमारे ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 17 में आके मिल सकते हो। नमस्कार। हाइक वीज़ा से जो भी बच्चा एप्लीकेशन करेगा, आप कहीं भी बैठे हो सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा होगी, हर ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट से होगी। सिर्फ 5000 प्रोसेसिंग फीस रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल पेपर लिए बिना एप्लीकेशन करते हैं बच्चे की। कोई फंड के नाम पे हम पैसे नहीं लेते, कोई गैप के नाम पे पैसे नहीं लेते। ऑफर लेटर, एम्बेसी फीस, आपकी यूनिवर्सिटी फीस, हर चीज़ आपके अकाउंट से कटेगी। ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट रहेगी। अगर आप कहीं ज़्यादा दूर रहते हो, बिहार में रहते हो, कोई ज़्यादा दूर कहीं भी रहते हो, असम में रहते हो, हम हर जगह के स्टूडेंट की एप्लीकेशन करते हैं। पासपोर्ट डिस्पैच आपके घर पे करवाएंगे। उससे आपको क्या रहेगा कि आपको हमारे ऑफिस में आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की एप्लीकेशन करते हैं हम। वीज़ा हाइक वीज़ा से हो रहा है, चंडीगढ़ से हो रहा है, हमारे ऑफिस से हो रहा है, पर वो उसको हमारे ऑफिस में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको पासपोर्ट भी उसका घर पे रिसीव हो रहा है। ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन हो रही है। तो उससे क्या होगा, उसका एक तो उसको ये ऑफिस देखने की जरूरत नहीं है कि कोई ऑफिस कहाँ है मेरा। हम ऐसी एप्लीकेशन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आपकी जो अगर बच्चे के बायोमेट्रिक भी होंगे, उसके घर के जो पास यूनिवर्सिटी नियर बाई पड़ती है, वहीं पे उसके बायोमेट्रिक होंगे। तो बड़ा पॉजिटिव हो कि अपनी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो। नमस्कार। नमस्कार।